नमस्कार दोस्तों, मैं केशव द्विवेदी द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए, तो आज इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सिखाऊंगा एसएससी सीएचएसएल में आए हुए PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने की जिनकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है, उन क्वेश्चन की वीडियो सीरीज के बारे में डेली हम डिस्कस करेंगे और वीडियो सीरीज हम आपको डेली लेकर आएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में आपके स्कोर करने की पॉसिबिलिटी बहुत ही हाई हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इसे बढ़िया तरीके से ध्यान देंगे और बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन को लगाएंगे रफ और पेन के साथ। चलिए आ जाइए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज के इस पहले सवाल की तरफ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मैंने लिखा हुआ है किसी परीक्षा में ए और बी के प्राप्तांक क्रमशः 60% और 30% हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपकी परीक्षा में ए और बी के प्राप्तांक क्रमशः 60% और 30% है। तो आपको बताना है कि यदि उनके प्राप्तांकों का योग 783 है तो परीक्षा के पूर्णांक क्या होंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको इस प्रश्न में ये दिया गया है, ये बताया गया है कि ए और बी के पूर्णांक प्राप्तांक तो 60% है और बी के पूर्णांक कितने हैं, 30% है। और आपको ये बताया गया है कि उन दोनों के प्राप्तांकों का योग 783 है। उन दोनों के प्राप्तांकों का योग 783 है, तो आपको ये आसानी से ज्ञात हो जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आखिर क्या होगा। चलिए, तो मैं कहता हूं कि ए को जो नंबर मिलते हैं वो 60% है और बी को जो नंबर मिलते हैं वो 30% है। चलिए, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि मैं परसेंटेज के आधार पर देखूं कि इन दोनों को कितने मिले, तो आप देखेंगे कि इन दोनों को जो नंबर मिले हुए हैं वो कितने हैं, 90% है। 90% इन दोनों को यदि नंबरों को मिला दिया जाए तो 90% मिले हुए हैं और प्रश्न में बताया गया है कि वो नंबर 783 के बराबर है। चलिए, तो यहाँ करना क्या होगा, हमें यहाँ पर आपको समझना यह बात होगी कि जब उन दोनों को 90% नंबर मिल रहे हैं तो आपके जो कुल जो नंबर होंगे, कुल जो पूर्णांक होगा परीक्षा का वह 100% होगा। यदि 100% होगा तो हमें करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमें 100% का मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आपको करना होगा, हम थोड़ा सा आपको सिखाएंगे यहाँ पे बेस्ट कैलकुलेशन। चलिए, तो मैं एक काम करूंगा कि मैं करूंगा इसको 9 से डिवाइड। तो 9 से डिवाइड करते ही मुझे क्या मिल जाएगा, 10%। ओके दोस्तों, तो मुझे यहाँ भी क्या करना होगा, 9 से डिवाइड करना होगा। तो 10% इक्विवेलेंट हो जाएगा। आप 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 और कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 बार जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपको समझना ये जरूरी है कि उस परीक्षा के जो कुल प्राप्तांक होंगे, कुल पूर्णांक जो होंगे वो कितने होंगे, 100% होंगे। तो आपको 100% का मान निकालने के लिए 1/10 से यहाँ गुणा करना होगा, तो 1/10 से आपको यहाँ भी गुणा करना होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। ओके, चलिए अब मैं लिखूंगा एक अगला सवाल, जिसको आप सभी क्या करेंगे, अपने रफ और पेन में एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करेंगे। आ जाइए, प्रश्न है हमारा, जल कर में 10% की वृद्धि होने पर खपत में 20% की कमी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। जल कर में 20% की वृद्धि होने पर खपत में 20% की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है तो धन खर्च में वृद्धि या कमी क्या होगी। तो धन खर्च में कमी या वृद्धि क्या होगी, आपको बताना है। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे कि जो आपका प्रश्न है वो ये है कि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो धन खर्च में वृद्धि या कमी क्या होगी, आपको ये बात बताना है। जो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है क्या 4% की कमी हो जाएगी, ऑप्शन आपका बी है, आपका 5% की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों।
और ऑप्शन सी है आपका 5% की कमी हो जाएगी, या आपका अंतिम ऑप्शन है आपका दोस्तों 4% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए, तो आप एक बार के लिए इस प्रश्न को, वीडियो को पॉज करके जरूर अपने अटेम्प्ट करेंगे। आ जाइए, तो मैं इसका बता रहा हूँ आपको सॉल्यूशन की हमें कैसे करना है। दोस्तों, आपको एक बात ज्ञात होगी कि जलकर में, जलकर का मतलब हुआ आपका जो वाटर टैक्स होगा, यदि उसमें 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो होगा क्या, इसका मतलब आपका जो मूल्य है, पानी की जो कीमत है, उसमें भी क्या हो जाएगी, 20% की वृद्धि हो जाएगी। यदि ऐसा होता है तो आपकी खपत क्या हो जाएगी, खपत हो रही है आपकी 20% कम हो जा रही है। चलिए दोस्तों, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन। प्राइस इनटू कंजम्पशन आपका होता है एक्सपेंडिचर के बराबर। इसका मतलब है आपका जो मूल्य है और खपत का जो गुणनफल है वो आपके कुल खर्च के बराबर होता है दोस्तों। तो आपको लगेगा कि यहाँ पर मूल्य की तो बात नहीं करी गई। हाँ, बिल्कुल सही समझा दोस्तों आपने कि मूल्य की बात नहीं करी गई, पर यहाँ पर जलकर, अब ये बताइए जलकर में जब वृद्धि होगी तो उसके सापेक्ष आपका जल का, आपका जो वाटर का जो प्राइस होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। आ जाइए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा आपका सक्सेसिव मेथड। आपका सक्सेसिव मेथड में क्या होता है कि जैसे ही मैं करूंगा, ये तरीका लगाऊंगा, तो उससे आपको आसानी से ये ज्ञात हो जाएगा। वृद्धि का मतलब आप ये बात समझते होंगे कि 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 पर 1 की वृद्धि। इसका मतलब मैं ये कहूंगा आपसे, जो आपका वाटर टैक्स है उसमें क्या हो जाएगा, 5 था पहले, 1 की बढ़ोतरी होने के बाद 6 हो गया। अब क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे, मैं बात करूंगा किसकी, कंजम्पशन की बात करूंगा, क्योंकि कंजम्पशन जो हुआ हमारा, खपत वो क्या होगी, 20% कमी आ गई। तो 20% कमी आने का मतलब है दोस्तों कि आपका जो कंजम्पशन है वो कितना हो गया, 4 था, अब क्या हो गया, 1 कम होकर 3 हो गया। तो 4 है था और 1 कम होगा, कितना हो गया आपका, 3 हो गया। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं गलती कर रहा हूं, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। 20% का मतलब होगा आपका 1/5। इसका मतलब 5 था, अब घट करके 1 घट करके कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे हम, ये आपका मूल्य की तरह काम करेगा। तो 5 गुणे 5 यहाँ पर आएगा आपका 25, और 6 गुणे 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका 24। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आपने देखा, मैंने आपको ये बात समझाई कि जो आपका मूल्य है वो आपके टैक्स की तरह, जो आपका टैक्स है इस प्रश्न में वो आपके मूल्य की तरह काम करेगा। तो आपके टैक्स में वृद्धि हुई 5 से 6 की, तो आपका जो कंजम्पशन है वो कितना हो गया, कम हो गया 20% का, मतलब 5 से 4 हो गया। तो आपने देखा कि टैक्स इनटू कंजम्पशन क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा एक्सपेंडिचर। तो 25 था, कितना हो गया, 24 हो गया। कितने की कमी हुई दोस्तों, 1 की कमी हुई, किसके सापेक्ष, 25 के सापेक्ष। तो 25 के सापेक्ष आप जैसे ही देखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे, परसेंटेज से जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ पर कितने परसेंट की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 25 था और 1 कम हो गया, इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों कमी हो गई, और इसका जो सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो गया। चलिए दोस्तों, तो अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं आपने बिल्कुल प्रश्न सही किया होगा और आपने एकदम सही सवाल लगाया होगा। चलिए, तो मैं अब आगे बढ़ूंगा, ये अपना दूसरा सवाल था। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ओके, ध्यान दीजिएगा। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और आप अगला सवाल भी क्या करेंगे, बिल्कुल ट्राई करेंगे और उसको सही करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आ जाएगा। तो कुछ प्रश्न है आपका, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की वृद्धि, फिर 10% की कमी कर दी जाती है, फिर 10% की कमी कर दी जाती है। 10% की कमी कर दी जाती है। संख्या में कमी या वृद्धि प्रतिशत क्या है, संख्या में कमी या वृद्धि प्रतिशत क्या है। वृद्धि प्रतिशत क्या है। चलिए दोस्तों, तो आपने प्रश्न लिखा होगा, और जो प्रश्न के ऑप्शन है वो है 8% की वृद्धि या 8% की कमी। आपका तीसरा ऑप्शन है 10% की वृद्धि या 10% की कमी। चलिए, तो आप एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके
इस प्रश्न को एक बार ट्राई करेंगे अपने से। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने ऐसा किया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इस सवाल के सॉल्यूशन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, तो अब हो क्या रहा है कि एक संख्या है जिसमें आपने पहले वृद्धि कर दी और फिर उसी संख्या में आपने 10% की कमी कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं कि पहले तो आपने बढ़ाया और बढ़ाने के बाद बढ़ी हुई संख्या में ही उसमें आपने कमी कर दी। जब ऐसा आपने किया तो संख्या में आपको ये पता लगाना है कि आखिर संख्या में फर्क क्या पड़ा। संख्या में फर्क क्या पड़ा दोस्तों, तो जब भी हमारा जो भी परिवर्तन होता है या तो वो संख्या में या किसी वस्तु के मूल्य में या तमाम जो बातें हो सकती हैं अलग अलग, तो मैं यहाँ बात करता हूँ संख्या की। तो संख्या में दोस्तों हुआ क्या, पहले तो वृद्धि हुई, फिर क्या हो गई, कमी हुई, मतलब उसमें लगातार परिवर्तन हुआ। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपका 100 रुपए था, आपका 120 हो गया, फिर 10 रुपए आपको किसी ने और दे दिया तो आपका 130 हो गया। तो आपकी क्या हुई, लगातार वृद्धि हुई। तो आ जाइएगा दोस्तों, देखिएगा इस प्रश्न को मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए मैंने कहा 20% है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह के प्रश्नों में हम सक्सेसिव केस या क्रमागत केस क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। आ जाइए, तो 20% का मतलब आप जानते होंगे 20/100, इसका मतलब हो गया 1/5। मतलब 5 थी संख्या, 5 थी, 1 की बढ़ोतरी हो गई, 6 हो गई, और फिर क्या हुआ, 10% की कमी हो गई। इसका मतलब हुआ क्या, 1/10। 10% का मतलब हुआ दोस्तों 1/10। जैसे ही कमी करेंगे तो 10 थी, अब कितनी हो गई, 9 हो गई। ओके, चलिए, तो 5 से 6 हो गई, फिर हो गई, उसी संख्या में आपने कमी कर दी। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपकी जो मेन लाइन है, इन दोनों का गुणनफल यहाँ और इन दोनों का गुणनफल यहाँ। तो इससे हमें प्रतीत ये होता है कि 10 गुना 50 और 9 छक्का हो गया आपका 54। दोस्तों ये जो हमारा था, इसका मतलब प्रारंभिक संख्या हमारी ये थी, और अब अंतिम संख्या, अंतिम का मतलब आपने जो बढ़ोतरी की फिर उसमें कमी कर दी, उससे संख्या में परिवर्तन क्या हुआ, तो ये हो गया आपका अंतिम। उसमें परिवर्तन करने के बाद वो संख्या हो गई आपकी ये। चलिए, तो आप ये चेक पता लगाएंगे कि यहाँ पे बढ़ोतरी हुई या कमी हुई। तो आपको साफ साफ ये बात दोस्तों समझ में आ रही होगी, यहाँ पर इस संख्या में 4 की वृद्धि हुई है, किस पर, 50 के रिस्पेक्ट में, 50 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो संख्या आपकी पहले 50 थी दोस्तों। तो आपका यहाँ परसेंटेज निकालेंगे, 100% से गुणा करेंगे, तो 50 से आप इसे 2 बार काटेंगे और 2 से गुणा हो जाएगा 4 में। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 50 था, 54 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, संख्या में वृद्धि हुई। तो वृद्धि हुई तो 8% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, कितना हो जाएगा, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, 8% की वृद्धि या 8% का इंक्रीमेंट। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अपने चौथे सवाल की तरफ। चलिए, ओके, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन्हें करते हैं तो आपके एग्जाम में नंबर लाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और आप स्कोर सही करेंगे, क्योंकि हमें किसी काम को करने से पहले उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो काम आपका होने की जो संभावना है वो बहुत अच्छी हो जाती है दोस्तों। यदि आप हमारे साथ ये क्या करेंगे, इस PYQ सीरीज को लगाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके क्वेश्चन है ये इनको सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों आप जरूर एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। चलिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा एक और इसी तरह के सवाल की तरफ। जो प्रश्न है, 100 रुपए की एक वस्तु में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 100 रुपए की एक वस्तु में पहले 10% की वृद्धि कर दी जाती है, पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है। तो संख्या में कितने रुपए का परिवर्तन हुआ, कितने रुपए का परिवर्तन हुआ। ओके दोस्तों, चलिए अब इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, एक बार अपने से ट्राई करेंगे। चलिए, तो इसके जो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, 20 रुपए, ऑप्शन बी आपका है 21 रुपए, ऑप्शन सी आपका है 24 रुपए, ऑप्शन डी आपका है 19 रुपए। चलिए, तो आप एक बार के लिए वापस से वीडियो को पॉज करके और प्रश्न को ट्राई करेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपने ऐसा किया होगा। तो मैं आपको बताता हूं कि पिछले सवाल की यही तरह है, लेकिन प्रश्न को पूछने का तरीका बदल गया दोस्तों। ठीक है, अब वस्तु कितने की थी,
100 रुपए की, उसमें क्या कर दिया, उसमें पहले 10% की वृद्धि कर दी। इसका मतलब उसका जो मूल्य था, ध्यान दीजिएगा, उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। अब 10% का वृद्धि कर दी गई, फिर क्या किया गया, लगातार 10% की वृद्धि की जाती है। पहले 10% बढ़ाया गया और फिर आगे 10% बढ़ा दिया गया। उससे हुआ क्या, आपको बताना है कि आपकी प्रारंभिक संख्या और जो आपकी अंतिम संख्या का मतलब यह हुआ कि उसमें जो वृद्धि की गई लगातार 2, उसके बाद उसका में कितना परिवर्तन आया, क्या है उसमें लगातार कितना परिवर्तन आया। समझ गए, आ जाओ देखोगे तो हुआ क्या, ध्यान दोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, अब लगातार वृद्धि हो रही है। तो लगातार जब वृद्धि होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव का मतलब होता है 10% का इंक्रीमेंट, मतलब 1/10। ओके, तो ये क्या हुआ, आपका 10 से 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, ये 1 की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी, और वो हो जाएगा 11। आ जाइए, फिर से क्या किया आपने, 10% की फिर आपने वृद्धि कर दी, तो क्या हो जाएगा आपका, वापस से 10 से 11 हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। चलिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो हमारी जो ये लाइन होती है, इस मेन लाइन के नीचे इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर और इन दोनों का गुणनफल यहाँ पर, 10 का गुणा 10 पर करेंगे 100 हो जाएगा, और 11 गुणा 11 पर करेंगे कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये साफ साफ बात समझ में आ रही होगी कि संख्या पहले 100 अनुपात थी, मैं कहूंगा अनुपात, ये क्या है, अनुपात है, और हो कितना गई, 121 अनुपात हो गई, मतलब बढ़ोतरी कितने की हो गई, 21 अनुपात की। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि संख्या हमारे पास पहले भी थी कितने की, 100 रुपए की, मतलब 100 अनुपात का मान 100 रुपए के बराबर हो गया। इसका मतलब 1 अनुपात का मान 1 रुपए बराबर हो गया। तो आपका बढ़ोतरी कितने की हुई, 21 अनुपात की, वो हो जाएगी आपके 21 रुपए के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों आपने बहुत ही आसानी से इस तरह के प्रश्नों को आपने बहुत ही आसानी के साथ कर लिया। चलिए अब हम बढ़ेंगे एक अपने अगले सवाल की तरफ, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों चलिए आ जाइए, थोड़ा सा समय देंगे मुझे। चलिए ये ओके, तो अब एक भाई साहब हैं चंदू, क्वेश्चन नंबर 5 है। चंदू ने एक घड़ी 20% छूट पर खरीदी, 20% छूट पर खरीदी, और उसने अंकित मूल्य पर बेच दी, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, दोस्तों आपको ये बताना है। चलिए तो मैं आगे बढ़ूंगा इस सवाल के ऑप्शन की तरफ। मैं वापस से आप दोस्तों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रश्न को एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे और अपना सही उत्तर देंगे। चलिए, तो ऑप्शन हो गए आपके 33 1/3%। ओके, चलिए, तो मैं समझता हूं आपने इस प्रश्न को ट्राई कर लिया होगा। आ जाइए, मैं इस प्रश्न को बताऊंगा आपको अनुपात के आधार पर। चलिए तो हम सीखते हैं। अब चंदू भाई साहब हैं, इन्होंने एक घड़ी खरीदी। अब कितने पर खरीदी, 20% छूट पर खरीदी। तो 20% छूट पर खरीदने का मतलब है, 20% का मतलब हो गया 1/5। 20% का मतलब हो गया क्या, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि आप जानते हैं कि आपका एमपी का मतलब होता है आपका मार्केट प्राइस, और आपका एसपी का मतलब होता है आपका सेलिंग प्राइस। आपका छूट दी आपने, तो छूट देने के बाद आप छूट कहां पर दोगे, अंकित मूल्य पर, मतलब एमपी पर आपने छूट दी, तो आपको क्या हो जाएगा प्राप्त, आपको सेलिंग प्राइस। तो आपका अंकित मूल्य मैं कहूं कि दी, क्योंकि आपने अंकित मूल्य पर छूट, भाई छूट तो आप अंकित मूल्य पर देंगे। अंकित मूल्य दी, मैंने कहा 5 है, मैंने कहा नहीं, प्रश्न बोल रहा है 20% छूट, इसका मतलब 20% का मतलब 1/5। तो यदि आपका अंकित मूल्य 5 रहा होगा तो आपने 1 की छूट दी होगी, और वस्तु कितने की हो गई, 4 की हो गई। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये तो समझ में आ गया होगा कि अंकित मूल्य का अनुपात और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो गया। चलिए, तो अब प्रश्न क्या बोलता है, जो चंदू भाई साहब थे उन्होंने क्या किया कि उस घड़ी को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब वो लेकर कितने पर आए, 4 पर। ये जो सामने वाले दुकान वाले का जो क्या है, ये तो विक्रय मूल्य है, क्योंकि उन्होंने उस मूल्य पर उसे बेचा। लेकिन चंदू जो भाई साहब हैं, इन्होंने तो खरीदा है इस मूल्य पर, तो ये क्या हो गया, उनका चंदू का हो गया क्या, एसीपी हो गया। ओके, कॉस्ट प्राइस हो गया। बेचा कितने पर, बेचा मतलब सेलिंग प्राइस कितने पर, 5, अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो एसपी हो गया। ये क्या हो गया, उनका चंदू भाई साहब का एसपी हो गया। तो बढ़ोतरी कितनी हुई, आपको प्रॉफिट कितना मिला, 1 का मिला।
कितने पर मिला, कितने पर मतलब जितना आपने घर से अपने लगाया था, 4 अनुपात लगाया था। आप यहाँ से 100% का मान निकाल लेंगे तो 1/4 का आप निकाल लेंगे मान, तो क्या हो जाएगा आपका 25% दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के ही आपको बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिन्हें हम कई बार समझ नहीं पाते दोस्तों, तो हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। यही छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमें समझनी बहुत जरूरी होती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका एग्जाम में स्कोर बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। चलिए तो मैं आपको बढ़ाऊंगा एक अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करता हूं आपको, और मैं उस सवाल को आपको सिखाता हूं कि कैसे क्या आ जाए दोस्तों। चलिए तो प्रश्न है 68,000 रुपीज को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाए तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर क्या होगा। मतलब क्या हुआ, देखो प्रश्न दोस्तों इस तरह के आते हैं, आपको इन्हीं प्रश्नों में समझना होता है। चलिए तो अंतर का मतलब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, उसके पहले मैं ऑप्शन आपको लिखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रश्न को समझा होगा और आप प्रश्न को एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। चलिए दोस्तों, तो मैं समझता हूं आपने ट्राई किया होगा। ओके दोस्तों, चलिए देखिएगा अब हुआ क्या। यहां पर हमारे पास कुल रुपए कितने हैं 68,000 रुपीज। अब हमारे पास लेने वाले कितने लोग हैं, 3 व्यक्ति ए, बी और सी हैं। समझ गए, आपको 68,000 रुपए आपके पास है, आपको 3 व्यक्तियों में बांटना है। जो उनको मिलने वाले रुपयों का अनुपात है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16। चलिए अब आप करेंगे क्या, इस अनुपात को आप ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए आपको 2, 4 और 16 का आपको एलसीएम लेना होगा। जैसे ही आप एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो आपको 2, 4 और 16 का एलसीएम मिलेगा 16। अब 16 में को मतलब 2 से डिवाइड लगेंगे तो आपको मिलेगा 8। आप कहेंगे ए का अनुपात 8 अनुपात है, बी को मिलेगा आपको 4 अनुपात और सी को मिलेगा दोस्तों 5 अनुपात। मैं समझता हूं कि आपने ये छोटी सी बात समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि 8 अनुपात 4 अनुपात और 5 अनुपात, मतलब ए को मिला 8 अनुपात, बी को मिला 4 अनुपात, सी को मिला 5 अनुपात। दोस्तों चलो अब आप जानते हैं, एक बात भी आपको ज्ञात होगी कि आपके पास है तो 68,000 रुपए, तो इन तीनों को जो रुपए मिलेंगे वो कुल में योग करूं तो वो भी तो 68,000 होंगे। तो अनुपातों के आधार पर देखेंगे तो 8, 4, 12 और 5, 17। इसका मतलब कुल अनुपात क्या हो गया 17। इसे मैं कहूंगा समतुल्य होगा 68,000 के। क्या होगा 68,000 के समतुल्य होगा दोस्तों। तो यहां से मैं एक अनुपात का मान क्या निकालूंगा 4,000, क्या निकालूंगा 4,000 निकालूंगा दोस्तों। तो 4,000 निकालने के बाद मैं आगे क्या निकालूंगा, आ जाइए देखते हैं। तो मैं कहूंगा कि प्रश्न ने हमसे पूछा क्या है, उसके पहले हम एक बार नजर अपनी वहां दौड़ाएंगे। तो प्रश्न ने बोला हुआ है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे, इसका मतलब क्या है, आपको लगता होगा प्रश्न अधूरा है। नहीं, बिल्कुल अधूरा नहीं। इसका मतलब ये है कि एक है, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे सबसे ज्यादा रुपए मिले, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे सबसे कम रुपए मिले, क्योंकि अलग अलग अनुपात में रुपए मिले हैं तो इनको मिलने वाले रुपए भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो आपने देखा ए को 8 अनुपात मिला और बी को आपके 4 अनुपात मिला दोस्तों। तो आपने देखा कि सबसे ज्यादा 8 अनुपात, सबसे कम 4 अनुपात, इनके बीच का अंतर 4 अनुपात। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि जो सबसे छोटे और सबसे कम को जो मिलने वाले रुपयों के बीच का जो अंतर होगा वह 4 अनुपात होगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 4 अनुपात, एक अनुपात का मान 4,000, 4 अनुपात का मान आपका 16,000 हो जाएगा। इसका मतलब आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी मतलब 16,000 रुपए। मैंने पूरा प्रयास किया दोस्तों कि मैं आपको प्रश्न अच्छे से समझा पाऊं, और मैंने ऐसा किया और मैं उम्मीद करता हूं आपने प्रश्न को भली भांति समझा भी होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अब ये मुझे लगता है 6ठा क्वेश्चन था। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं अपने। चलिए दोस्तों, अब मैं बढ़ूंगा अपने ठीक है 7वें सवाल की तरफ। ये हो जाएगा हमारा 7वां प्रश्न। चलिए
दोस्तों, तो ये हमारा सवाल है ये। चलिए, एक आयत का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा भुजाओं का अनुपात है 4:9 है। तो परिमाप क्या होगा, आपको बताना है दोस्तों कि परिमाप क्या होगा। ओके, चलिए देखते हैं। आपके जो सही आपके जो ऑप्शन है आपकी 52 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, आ जाइए। तो आप एक बार के लिए वापस से वही करेंगे, प्रश्न को ट्राई करेंगे। चलिए, आप जानते हैं आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपकी लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। क्या होता है दोस्तों, लेंथ इंटू जो विड्थ होता है वो होता है क्या, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आयत का क्षेत्रफल जो आपका होता है दोस्तों वो होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आपको यहाँ पे भुजाएं दी गई हैं। भुजाएं आप समझ रहे होंगे कि जो आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समांतर होती हैं। तो 4:9 है। समझ रहे बात को। चलिए, तो मैं ये कहूंगा कि क्यों मैं इसमें गुणा कर दूं एक वेरिएबल का 4x और क्या कहूं 9x। इसका मतलब इसकी जो लेंथ हो गई वो 4x हो गई, इसकी जो विड्थ हो गई वो क्या हो गई, मैंने b कहा इसको विड्थ को, तो 9x हो गई। तो इन दोनों का गुणनफल ही तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। आ जाइए दोस्तों, तो 4x और 9x का जैसे ही आपने गुणा किया तो वो क्या हो गया आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया ये बताइए, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब आयत का क्षेत्रफल जो कि आपको प्रश्न में दे रखा है 144 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 9 चौको 36, 36 से इसको आप काटेंगे, कितनी बार जाएगा 4। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। तो यहां से x का मान कितना निकल कर आ जाएगा, दोनों पक्षों का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, x का मान आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपका जो लेंथ है और आपकी जो विड्थ है 4 गुणे 2 मतलब 8 सेंटीमीटर और आपका b का मान कितना हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। अब परिमाप का क्या मतलब होता है, परिमाप का मतलब होता है आपकी चारों तरफ का कि जो आपकी भुजाएं हैं तो उनकी कुल लंबाई कितनी है। यदि मैं कहूं ये L है ये B है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी L और B। इसका मतलब आपका जो एरिया हो जाए परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L प्लस B। क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्वाइस ऑफ L प्लस B। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। L प्लस B का योग क्या हो गया आपका 8 और 8 18 और 8 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। और 26 का जब दोगुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, मैंने ये प्रश्न क्यों लिया, क्योंकि अक्सर जो हमसे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है और हम डायरेक्ट करते हैं प्रश्न को अनुपात के आधार पर। क्योंकि यहाँ पर आपसे क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो यहाँ पर क्योंकि कई बार लोग गलती करते हैं, 9 चौको 36 करते हैं, x का मान उनका 4 आ जाता है। x का मान 4 आते ही यहाँ पर उनकी लेंथ और उनकी विड्थ मतलब उनकी लंबाई और चौड़ाई गलत हो जाती है और उनका सही उत्तर भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को लिया। और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चा कहाँ गलती कर सकता है। चलिए ओके, चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 8। चलिए दोस्तों ओके, आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं तो प्रश्न है हमारा, जब एक धन पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो शेषफल 2 है। ओके, जब 3n को संख्या 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। चलिए दोस्तों, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे, अपने रफ और पेन में अपना एक बार दिमाग लगाएंगे। चलिए, तो शेषफल क्या है
आपके जो ऑप्शन हैं, आपका ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। आपने इस प्रश्न को एक बार प्रयास किया होगा। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना कैसे। चलिए, आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। अब आप भाग किस पर लगा रहे हो? n पर। n क्या हो गया आपका? भाज्य हो गया। भाजक कौन है? किससे लगा रहे हो? 5 से। तो आपका भाजक कौन हो गया? 5 हो गया। भागफल कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए k होगा। शेषफल कितना हो गया दोस्तों? 2 हो गया। ये हो गया n का मान। कहां से निकाला? हमने पहली लाइन पढ़कर निकाला। आप जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आ जाइए, तो आपसे बोल क्या रहे हैं? 3n को अब क्या करना है? आपको 3 से गुणा करना है। जैसे ही आपने 3 से गुणा किया, कितना हो गया आपका? 15k प्लस कितना हो गया? 3 दूनी 6 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों? आप इसे भाग लगाएंगे। इससे 5 से भाग लगाते हैं कि साथ ही शेषफल यहाँ से क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ से आप भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों? 1 शेषफल मिलेगा और 1 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट तरीका है। कैसे किया मैंने? आपको ये समझना जरूरी है कि n को आपने 5 से भाग लगाया, 2 शेषफल मिला, तो आपको ने देखा कि यहाँ पे 3n को संख्या 5 से विभाजित किया जाए। तो बस आपको ये बात ध्यान देनी है, इस 3 का गुणा इस 2 में कर देना है आपको। जैसे ही आप ये करेंगे, 3 का गुणा 2 पर कर देंगे, तो आपको प्राप्त होगा 6, और 6 में आप डायरेक्ट भाग लगा देंगे 5 से, तो आपको मिल जाएगा आपका शेषफल दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी और इस प्रश्न का आपने सही उत्तर निकाला होगा। ओके, चलिए, तो मैं बढ़ूंगा अब अपने एक अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला सवाल हमारा है, अगला 9वां सवाल। चलिए, 9वां सवाल लिखेंगे दोस्तों आप। एक बैग में 112 रुपए है। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात अनुपात 3:8:10 है। तो आपको बताना है, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी दोस्तों? बताना है आपको। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी? क्या होगा आपको ये बात बतानी है। चलिए दोस्तों, तो आप क्या करेंगे? इस प्रश्न को ट्राई करेंगे। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 112, 108, 96 और आपका 84। कितना? 96 और 84। ओके, 96 और 84। चलो दोस्तों, आपने ट्राई किया होगा इस प्रश्न को। चलिए, ओके, ठीक है दोस्तों, तो मैं बताता है इसका अब सॉल्यूशन बताता हूँ। क्या बताता हूँ? इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो हमारे पास बैग में रुपए कितने हैं? 112। और रुपए किसमें हैं? आपके 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे में। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, आपको याद करनी है डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या होता है? डिनोमिनेशन इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स जो होता है वो आपके वैल्यू के बराबर हो जाता है, मतलब कुल रुपयों के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो डिनोमिनेशन का मतलब क्या हुआ? प्रारूप। और नंबर ऑफ कॉइन्स का मतलब सिक्कों की संख्या। तो जैसे ही आप नंबर ऑफ कॉइन का गुणा डिनोमिनेटर से करेंगे, डिनोमिनेशन से करेंगे, तो क्या हो जाएगा? आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी दोस्तों? वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके पास सिक्के कितने कितने हैं? 1 रुपए में। तो मैं एक काम करता हूं, क्यों ना मैं इसे पैसे में बदल दूं। तो 1 रुपए में आप जानते हैं 100 पैसे होते हैं, 50 पैसे ऑलरेडी 50 पैसे हैं, 10 पैसे इसी अनुपात में मुझे सिक्के दिए गए हैं, जो कि 3:8 और 10 के अनुपात में है। जैसे ही आप इनका आपस में गुणा करेंगे, 300 पैसे, ये क्या हो जाएगा आपका? 400 पैसे, और ये हो जाएंगे दोस्तों आपके 100 पैसे हो जाएंगे। अब क्या करना है? अब यही तो है जो बैग में आपके पड़े हुए हैं, तो इन्हीं सबका योग ही क्या हो जाएगा? आपका 112 के बराबर हो जाएगा। तो आप जैसे ही योग करेंगे तो हो क्या जाएगा? 800 पैसे। तो 800 पैसे हैं, तो आपको इस रुपए को भी क्या करना होगा? पैसे में बदलना होगा। तो पैसे में बदलने के लिए 112 00 लगाने होंगे आपको। 100 से गुणा करेंगे तो ये पैसे में बदल जाएंगे। चलिए, तो आप जानते हैं 2 0 से आपने 2 0 काटे, एक आपने काटा 8 से काटा, इसको कितनी बार? 14 बार। कितनी बार काटा दोस्तों? आपने 14 बार काटा।
अब हो क्या जाएगा, हमें निकालना क्या है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। अब आप जानते हैं कि 50 पैसे के सिक्के तो क्या है, ये हैं। अब 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 8 अनुपात में है। तो 1 अनुपात का मान जब 14 है तो 8 अनुपात का मान हो जाएगा दोस्तों 112। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 अनुपात का मान हो जाएगा आपका 112। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 112 आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए आज की क्लास का अगला और अंतिम सवाल दोस्तों, चलिए ठीक है, हम लोग ध्यान देंगे उसकी सवाल की तरफ। ओके, ये हमारा अंतिम सवाल है जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आ जाइए तो हम इसको एक बार करने का प्रयास करते हैं। चलिए, प्रश्न है आपका, एक विद्युत खंभे को और एक पुल को एक 80 मीटर, ध्यान देना दोस्तों, 80 मीटर पुल को पार करने में 240 मीटर लंबी ट्रेन, 240 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात होगा, आपको ये बताना है दोस्तों। चलिए, तो आप एक बार के लिए इसे वीडियो को पॉज करके और प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप एग्जाम में बढ़िया स्कोर करेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे। चलिए दोस्तों, अब आप जानते हैं कि आपका जब इस तरह के प्रश्नों में हमारा जो कॉन्सेप्ट लगता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दोस्तों, आपको ये बात ज्ञात होगी कि जब ट्रेन एक विद्युत खंभे को पार करती है, पोल को पार करती है, तो वह अपनी स्वयं की लंबाई को ही क्या करती है, कवर करती है। इसका मतलब है, और ट्रेन की लंबाई क्या है, 240 मीटर। ओके दोस्तों, चलिए, अब 240 मीटर को कवर करेगी और क्या कवर करेगी, स्पीड उसकी, क्योंकि ट्रेन तो है जो क्या कर रही है, ट्रेन ही तो है जो करती क्या है, आपको पार कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ बराबर होगी। अब ट्रेन ही तो है जो क्या करेगी, पुल को पार करेगी। तो जब पुल को पार करेगी तो पुल को पार करते समय उसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। जैसे ही ऐड हो जाएंगी तो 240 प्लस 80 कितना हो जाएगा आपका, 240 प्लस 80 को कवर करेगी वो, और क्या करेगी, उसी स्पीड के साथ कवर करेगी, क्योंकि ट्रेन एक ही ट्रेन है, वो क्या करेगी, वही क्या करेगी, कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हमें निकालना क्या है, ये क्या निकाला मैंने, समय निकाला T1 और मैंने कहा ये T2 है। ओके, हमें निकालना क्या है, उन दोनों का अनुपात। एक विद्युत खंभे को जब पार करेगी तो कितना समय लगा, और ट्रेन जब एक 80 मीटर लंबे पुल को पार करेगी तो कितना समय लगा। तो आप जानते हैं दोस्तों, एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 240 अनुपात 320। जैसे आप यहाँ से निकालेंगे तो 80 चाहे 240, 80 चौको क्या हो जाएगा आपका 320 हो जाएगा। इसका मतलब आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो क्लास में जो मैंने आपको इस प्रैक्टिस सेशन में मैंने आपको जो 10 क्वेश्चन सिखाए, इनसे आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक करिएगा, और यदि आपको हमारी और भी वीडियो देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ड ऑफ मैथ पर जाकर उसे सब्सक्राइब करिएगा, और बाकी की वीडियो को भी यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा दोस्तों। तो मैं आगे आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।